हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इतिहास में। आज हम सीखेंगे भारत में बैक्टीरियन यूनानी राज्य के बारे में। आज हम सीखेंगे भारत में बैक्टीरियन यूनानी राज्य। अब देखो, सबसे पहले देखो सिकंदर जो था, सिकंदर, इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हो गई थी इसकी मृत्यु। फिर इसके दो सेनापति थे, एक था सेलुकस और एक था एंटीगोनस। एक था सेलुकस, एक था एंटीगोनस। अब सेलुकस को तो जानते होंगे कि यहाँ सेलुकस निरियाकस, वो दो सेनापति थे। तो एक एंटीगोनस भी सेनापति था। फिर जब एंटीगोनस सेनापति था तो 301 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था इम्पस की लड़ाई। एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, सेलुकस और एंटीगोनस के बीच में युद्ध हुआ 301 बीसी में, क्योंकि उत्तराधिकारी के लिए कि यहाँ उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उसके लिए युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, एंटीगोनस और सेलुकस के बीच में। इम्पस की लड़ाई हुई 301 बीसी में। 301 ईसा पूर्व में लड़ाई हुई, उसमें सेलुकस जीत जाता है और एंटीगोनस हार जाता है। सेलुकस जीत जाता है और एंटीगोनस हार जाता है। फिर देखो 305 से 304 ईसा पूर्व के बीच में मगध का राजा कौन रहता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सेलुकस आक्रमण करने आता है तब सेलुकस हार जाता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और इसका एक दूत कौन रहता है? तो मेगास्थनीज रहता है और मेगास्थनीज यहाँ पर रुक जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वाले में हमने पूरा वीडियो इसका बनाया है कि किस तरह से ये हारता है और किस तरह से विवाह करता है। तो हेलेना का विवाह कर लिया। फिर उस समय बैक्टीरिया और पार्थिया, ये दो राज्य उभरे, ये दो प्रांत उभरे, बैक्टीरिया और पार्थिया। और 250 ईसा पूर्व में सेलुकस के पौत्र, सेलुकस का पोता एंटियोकस द्वितीय। तो इसका पुत्र कौन है? तो एंटियोकस प्रथम है। और इसका पौत्र कौन है? तो एंटियोकस द्वितीय है। फिर इसके विरुद्ध क्या हुआ? विरोध शुरू हो गया। इसके विरुद्ध क्या हुआ? विरोध शुरू हो गया। बैक्टीरिया में और पार्थिया में विरोध शुरू हो गया। फिर देखो, फिर अरियाना का गौरव, बैक्टीरिया को उस समय क्या कहा जाता था? अरियाना का गौरव कहा जाता था। बैक्टीरिया के राजा डायोडोटस प्रथम थे, और पार्थिया के राजा अर्सेकस थे। पार्थिया के राजा उस समय अर्सेकस थे। देखो, क्योंकि एंटियोकस क्या था? ये शराबी था, लालची था, इस तरह का इंसान था। तो इसके विरुद्ध विरोध हो गया। और फिर उस समय दो राज्य पनपते थे, एक था बैक्टीरिया और एक था पार्थिया। बैक्टीरिया का राजा डायोडोटस बना और पार्थिया का राजा अर्सेकस बना। तो ये जानकारी हमको कहाँ? देखो, जो स्ट्रेबो ने बताया है कि बैक्टीरिया को उस समय क्या कहा जाता था? आरियाना का गौरव कहा जाता था बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरिया, देखो, बैक्टीरिया हिंदुकश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का प्रदेश था। बैक्टीरिया कौन सा प्रदेश था? तो हिंदुकश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान में जो बल्ख के आसपास का प्रदेश कौन था? हमारा बैक्टीरिया था। फिर देखो, फिर आदिवासी वहां पर निवास करते थे। तो कौन सी जाति थी? तो सीथियन जाति थी। कौन सी? सीथियन जाति थी, जिसको बर्बर कहते हैं। यही आगे भी हमारे आएंगे जब। फिर और यूनानी प्लस ईरानी दोनों लोग निवास करते थे। यूनानी प्लस ईरानी। अब देखो, अब सेलुकस जो था तो इसका पुत्र हुआ एंटियोकस प्रथम, और इसका पौत्र कौन हुआ? एंटियोकस द्वितीय।
सेलुकस का पुत्र एंटोकस प्रथम 293 ईसा पूर्व में जो गाल जनजाति है, गाल जनजाति ये एशिया माइनर के पास पड़ती है। गाल जनजाति एशिया माइनर के पास पड़ती हैं और वहीं पर गाल जनजाति को हराकर विजय प्राप्त की और वहीं से इसने क्या उपाधि धारण कर ली, तो फोटर या सेवियर बचाने वाला इसने उपाधि धारण कर ली। कौन? एंटोकस प्रथम, क्योंकि 293 ईसा पूर्व में गाल जनजाति जो एशिया माइनर के पास रहती थी उस पर विजय प्राप्त कर लिया और वहीं पर अपनी उपाधि धारण कर ली, शोटर या सेवियर बचाने वाला। फिर इधर देखो एंटोकस द्वितीय के बारे में। एंटोकस द्वितीय 266 ईसा पूर्व में राजा बना, 266 ईसा पूर्व में राजा बना। फिर यह क्या था, तो ये शराबी था, अय्याशी करता था, शराबी था, अय्याशी करता था एंटोकस द्वितीय। और इसने उपाधि धारण की थी तो थियस देवता, थियस देवता। जब ये देखो अयोग्य शासक था क्योंकि शराबी था, अय्याशी था, तो इसके समय विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया। फिर देखो जब विद्रोह हुआ, विद्रोह उठा और इसको हटा दिया, राजा से इसको हटा दिया क्योंकि ये क्या था, शराबी था, अय्याशी करता था, तो इसके सामने विद्रोह उठा तो इसको हटा दिया। फिर उस समय बैक्टीरिया का राजा बनकर आता है डायोडोटस, डायोडोटस प्रथम जब राजा बनता है। फिर इसका पुत्र आता है डायोडोटस द्वितीय राजा बनके। ये बहुत कूटनीति का था, ये विदेशी नीति जानता था, विदेश की नीति अपनाता था। पार्थियन से संधि कर ली, पार्थियन से क्या कर लिया, संधि कर ली, क्योंकि यह 212 ईस्वी समाप्त हो जाता है, 212 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है डायोडोटस द्वितीय। यह क्या था, तो शक्तिशाली था, विद्रोही नेता था, सेना इसकी बहुत थी, बढ़ती जा रही थी, गवर्नर था, पार्थियन विरोधी नीति अरसेकस भी था। अब देखो जब डायोडोटस 212 ईस्वी में ईसा पूर्व में मर जाता है या समाप्त हो जाता है, तो जब पार्थियन पर इसने आक्रमण किया, पार्थियन पर इसने आक्रमण किया तो पार्थियन से ये जीत नहीं पाया डायोडोटस। तब उसने संधि कर ली विदेशी नीति से, विदेश की नीति से इसने संधि कर ली और 212 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। फिर आता है यूथिडेमस, यूथिडेमस प्रथम, यूथिडेमस प्रथम और टेलियस, यूथिडेमस और टेलियस। फिर इसका एंटोकस द्वितीय का पुत्र आता है एंटोकस तृतीय पर आक्रमण होता है। तो एंटोकस तृतीय कहाँ रहता है, तो सीरिया में रहता है। तो इन दोनों के बीच में आक्रमण करता है, युद्ध होता है, आक्रमण करके युद्ध होता है। तो इसको एंटोकस महान भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली राजा था वो सीरिया का, एंटोकस महान भी कहते हैं। तो इसने क्या किया, टेलियस से शांति वार्ता की। 223 से 187 ईसा पूर्व के बीच में ये युद्ध हुआ। तो उसमें क्या हुआ, इसको हरा नहीं पाए, यूथिडेमस वंश के लोग इसको हरा नहीं पाए, तो उसने शांति वार्ता कर ली। फिर देखो यूथिडेमस वंश, देखो आपको सन बता रहे हैं, इतनी जल्दी कोई आपको सन नहीं बताता है कि हाँ इस समय में ये लड़ाई हुई। अब देखो यूथिडेमस प्रथम का पुत्र आता है, यूथिडेमस प्रथम का पुत्र आता है कौन, डेमेट्रियस। अब किताबों में यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी डेमेट्रियस से, इसके पहले की जानकारी किताबों से नहीं मिलती है। तो डेमेट्रियस इसका पुत्र रहता है यूथिडेमस प्रथम का, डेमेट्रियस। और जो एंटोयोकस है, एंटोयोकस तृतीय, एंटोयोकस तृतीय और डेमेट्रियस, तो एंटोकियस की पुत्री थी और उसका विवाह किससे कर दिया, डेमेट्रियस से। एंटोकस की पुत्री थी, उसका विवाह डेमेट्रियस से कर दिया।
फिर एंटियोकस भारत की तरफ बढ़ा, 206 ईसा पूर्व में भारत की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस एंटियोकस के पास समय की कमी थी, क्योंकि ये बुढ़ा हो चुका था तो समय की कमी थी, और यह भी हिंदुकुश पर्वत काबुल घाटी के माध्यम से भारत की तरफ बढ़ा। फिर राजा सोफाग सेनस राजा सोफाग सेनस जो थे तो ये भारतीयों का राजा था। इसने सांकेतिक समर्पण कर दिया। इसने क्या कर दिया? सांकेतिक संकेत से ही अपने आप को समर्पण कर दिया और गंधार पर विजय प्राप्त कर दी। तो गंधार के राजा सुभग सेन थे। देखो सुभग सेन का नाम ही सोफाग सेनस है। इसी को देखो भारतीय लोग इतना ये कठिन नाम कह नहीं पाते, तो इसको सुभग सेन कह दी, जो अशोक के टाइम पीरियड में था सुभग सेन। फिर जब ये बूढ़ा हो गया, जब एंटियोकस तृतीय बूढ़ा हो गया, तब इसका दामाद आता है डेमेट्रियस। इसका दामाद आता है डेमेट्रियस। अब देखो डेमेट्रियस के बारे में देखो, यह भारत के हिंदुकुश नगरों की सिंधु घाटी और वहाँ पर नगरों की स्थापना की। हिंदुकुश पर्वत से होते हुए सिंधु घाटी तक आया और उसी बीच में नगरों की क्या की? स्थापना की। 183 ईसा पूर्व में इसने पंजाब के साकलकोट राजधानी बनाई। इसने पंजाब के कहाँ? साकल में राजधानी बनाई, जिसको सियालकोट कहते हैं। 183 बीसी में कौन? डेमेट्रियस ने। फिर भारतीय साहित्य देखो, युग पुराण पहले देखो, युग पुराण से यवन जो थे वो साकेत फैजाबाद अयोध्या के थे। युग पुराण में क्या बताया गया? जो यवन थे ये साकेत फैजाबाद अयोध्या के थे। पंचाल रुहेलखंड में पड़ता है। मथुरा आगरा में बसे थे। पुष्पुर आज इसको कुसुमपुर भी कहते हैं। तो पुष्पुर तो यहाँ तक ये बसे हुए थे। कौन? डेमेट्रियस के लोग। यवन जो थे वो साकेत फैजाबाद पंचाल मथुरा पुष्पुर, इसको कुसुमपुर भी कहते हैं, तो यहाँ तक ये लोग बसे हुए थे। फिर भारतीय साहित्य के अनुसार यवन जो थे वो डेमेट्रियस मिनांडर के थे। अशोक का चौथा उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का चौथा उत्तराधिकारी तो शालिशुक मौर्य था। इसने पाटलिपुत्र मौर्यों को दे दिया। देखो पाटलिपुत्र मौर्यों को शालिशुक में वर्णन मिलता है। फिर कालिदास का एक ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्रम, जिसमें कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग की समय का और यवन का आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास की एक पुस्तक है मालविकाग अग्निमित्रम, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के समय और यवन का जो आक्रमण हुआ था तो उसमें वर्णन किया है। फिर दूसरे कवि हमारे पतंजलि, जिसने महाभाष्य लिखा है, तो उसमें भी इन्होंने इस यवन का आक्रमण का वर्णन किया है। फिर देखो, फिर डेमेट्रियस ने साकल को राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने क्या किया? साकल को राजधानी बनाया। भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, जो भारतीय राजा उपाधि लेते थे उसको भी धारण किया। यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के भी जारी किए डेमेट्रियस ने। यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के भी जारी किए। फिर आगे देखो, फिर हमारा शासक आता है मिनांडर। अब मिनांडर के बारे में जानते हैं।
इसका टाइम पीरियड 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व के बीच में था। मीनांडर का टाइम पीरियड 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड चला। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था मीनांडर। भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। भारत में क्या किया इसने? यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। मीनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना गया। मीनांडर जो था वो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना गया। और नागसेन उस समय दीक्षा देते थे, तो बौद्ध के गुरु उस समय नागसेन थे। उन्होंने मिलिंद पन्नों में जो पाली भाषा में लिखा है तो इसका मीनांडर का वर्णन किया। नागसेन जो दीक्षा देते थे बौद्धों को, बौद्ध धर्म के गुरु माने जाते थे उस समय, तो उसने मिलिंद पन्नों में जो पाली भाषा में लिखा है तो उसमें इसका वर्णन किया है मीनांडर का। फिर साकल जो कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्रम का चिन्ह भी मिला है हमको। साकल से क्या मिला है? कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह भी हमको प्राप्त हुआ। अब देखो लगभग में इसका शासन, इधर क्या था? उत्तर साइड में सिंध था, पश्चिम साइड में सिंध था, पूरब साइड में मथुरा था, और उत्तर साइड में काबुल था, और नीचे बुंदेलखंड तक ये फैला हुआ था। मीनांडर का शासन ये इतनी दूर तक फैला हुआ था। फिर मीनांडर जो था वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को अपनाया। मीनांडर ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को अपनाया। फिर इसके कुछ सिक्के भी मिले। कहाँ से? भड़ौज से। भड़ौज कहाँ है? गुजरात में है। हाल ही में कौशाम्बी रेह अभिलेख भी प्राप्त हुआ। हाल ही में क्या मिला है? कौशाम्बी में रेह अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मीनांडर का वर्णन मिलता है। शुंग वंश का शासक उस समय था वसुमित्र। शुंग वंश का शासक उस समय वसुमित्र था, उसका भी वर्णन मिलता है। फिर डेमेट्रियस भारत आया। डेमेट्रियस जब भारत आया तो बैक्टीरिया के यूक्रेटाइज वंश चलता था। बैक्टीरिया में यूक्रेटाइज वंश चलता था, जिसका एंटीआलकीड्स शुंग वंश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में देखो एंटीआलकीड्स शुंग वंश के शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में, क्योंकि विदिशा उनकी राजधानी थी शुंग वंश की, तो उनके दरबार में एक राजदूत भेजा। क्या भेजा? एक राजदूत भेजा, हेलियोडोरस। उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। उसने गरुण स्तंभ ले जाकर उसको दिया वासुदेव को। वासुदेव जो भागवत धर्म से रिलेटेड है, भागवत धर्म से रिलेटेड है, तो उसने हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ लेकर जाकर दिया भागभद्र को। उस पर वासुदेव का भी वर्णन था और भागवत धर्म का भी प्रचार प्रसार होता था। और देखो भारत उस समय तक्षशिला राजधानी मानता था। भारत उस समय क्या था? तक्षशिला राजधानी अपनी मानता था। फिर देखो अब भारत पर इंडो ग्रीक का प्रभाव क्या था? भारत पर इंडो ग्रीक का प्रभाव क्या था उसके बारे में देखो। सबसे पहले यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर राजा का नाम लिखा था। सबसे पहले क्या किया? यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर अपने राजा का नाम लिखा। फिर लेख वाले भी सिक्के प्राप्त हुए। कौन वाले? लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए। उत्तर पश्चिमी भारत को हेलेनिस्टिक कला प्रस्तुत की और उसको गंधार शैली नाम दिया। द्विभाषा युक्त सिक्के भी जारी किए। 2 भाषा युक्त सिक्के भी जारी किए। तपस्या, योग, सप्ताह के 7 दिन, बिना ग्रह ज्योतिष, ये
शिक्षा कहाँ से ली? तो यूनान से ली भारत ने। नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी करते थे, तो कहाँ से लिए? यमन से लिए। गार्गी संहिता और बराहमिहिर में भी इसने वर्णन किया है कि ये कौन थे? तो बर्बर जनजाति के थे। कि यवन कौन थे? बर्बर जनजाति के थे। तो उससे भी इनको जानकारी मिलती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।